बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। नमस्कार, जोहार। खेतों में काम करने वाले किसान कहलाते हैं। विभिन्न प्रकार की फसलें और अन्न उपजाकर अन्न देवता बन जाते हैं। मेहनत करने वाले को मंजिल भी शीश नवाती है। मेहनत से ही तो खेतों में हरियाली लौट आती है। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। बातों का सिलसिला जारी रखते हुए हम देखते हैं कृषि समाचार और जानते हैं मंडी में सब्जियों का भाव, साथ ही साथ मौसम का मिजाज। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनम गुप्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। रांची और लोहरदगा के किसानों को सोलर पंप सेट देने की है योजना। बीते दिनों अनगढ़ा में किसान गोष्ठी सह जागरूकता अभियान का आयोजन। बैगन के बेहतर उत्पादन के लिए लगाए उन्नत प्रभेद स्वर्ण संपदा 6। अब समाचार विस्तार से। रांची और लोहरदगा जिला के किसानों को सोलर पंप सेट देने की योजना है। इसके लिए किसानों के पास खेती योग्य भूमि होना आवश्यक है। किसानों को अपनी भूमि में 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच या 10 इंच ब्याज का डीप बोरिंग अपने खर्च पर करवाना होगा। किसानों को 2 हॉर्स पावर वाले सोलर पंप के लिए 5,000 रुपए, 3 हॉर्स पावर वाले सोलर पंप के लिए 7,000 और 5 हॉर्स पावर वाले सोलर पंप के लिए 10,000 रुपए देने होंगे। शेष राशि सरकार अनुदान के रूप में देगी। इसके लिए 15 जून तक आवेदन दे सकते हैं। पिछले दिनों रांची के अनगढ़ा प्रखंड में किसान गोष्ठी सह जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अभियान में अनगढ़ा के किसानों को कृषि में आधुनिक उपकरण एवं आधुनिक तकनीक, जैविक खेती तथा मिट्टी की जांच के बारे में बताया गया। साथ ही उन्नत प्रभेद का चयन, पानी की बचत करना, सतत खाद्य प्रणाली को अपनाना, जीवामृत बनाने और उसके उपयोग करने की जानकारी दी गई। किसान भाइयों, मोटे अनाज की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है। झारखंड में मोटे अनाज में सबसे अधिक मड़ुआ की खेती की जाती है। मड़ुआ में कई महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं। साथ ही मड़ुआ की खेती झारखंड की मिट्टी और मौसम के अनुकूल है। राज्य के किसान इस खरीफ में मड़ुआ की खेती करें और अच्छी आमदनी प्राप्त करें। मड़ुआ की खेती से अच्छी उपज लेने के लिए टांड खेत का चुनाव करें। खेत की 3 से 4 बार अच्छी तरह से जुताई करके पाटा चला दें। इसमें 5 टन सड़ी हुई गोबर की खाद मिला दें। साथ ही जल निकास की व्यवस्था करें। बुआई में 8 से 10 किलोग्राम बीज का उपयोग करें। बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद A404, RAU 8, VL 149 या बिरसा मड़ुआ 1 लगाएं। झारखंड में मड़ुआ की खेती मोटे अनाज के रूप में प्रमुख रूप से की जाती है। लगभग 31,750 हेक्टेयर क्षेत्र में हमारे झारखंड में मड़ुआ खेती की जा रही है, जबकि रांची में लगभग 4,500 हेक्टेयर ज़मीन में की जाती है। तो ये हमारे लिए प्रमुख है मोटे अनाज के रूप में। लेकिन पूरे देश के रूप में अगर देखें तो 10,10,000 हेक्टेयर ज़मीन पर मड़ुआ खेती की जाती है। यह मड़ुआ हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसमें कैल्शियम और आयरन ज़्यादा मात्रा है। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी है। मिनरल न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ इसमें विटामिन्स भी है, और यह हमारे पाचन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। किसान भाइयों, बैंगन की खेती के लिए 15 जून से पूरे जुलाई तक फसल लगा सकते हैं। बैंगन के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल राउंड, पूसा क्लस्टर, स्वर्ण प्रतिभा, स्वर्ण श्यामली, स्वर्ण शक्ति या स्वर्ण संपदा 6 लगाएं। बैंगन के सामान्य प्रभेदों की बुआई में 700 ग्राम बीज और संकर प्रभेदों की बुआई में 200 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। सामान्य प्रभेदों की बुआई में कतार और पौधों के बीच 50-50 सेंटीमीटर की दूरी रखें। संकर प्रभेदों की बुआई में कतार और पौधों के बीच 60-60 सेंटीमीटर की दूरी रखें। पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल राउंड,
पूसा क्लस्टर, स्वर्ण प्रतिभा और स्वर्ण श्यामली की उत्पादन क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि संकर प्रभेद स्वर्ण शक्ति और स्वर्ण संपदा 6 की उत्पादन क्षमता 600 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। राज्य के किसान खेत की जुताई के बाद मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए कृषि उपकरण डिस्क हैरो की मदद ले सकते हैं। इससे समय और श्रम दोनों की बचत होती है। इसकी कार्य क्षमता 1.5 से 2 एकड़ प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे गोभी में जैविक विधि से हीरा पृष्ठ कीट की रोकथाम कैसे करें। गोभी वर्गीय फसलों में अन्य शत्रु कीटों सहित हीरा पृष्ठ कीट के नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा का उपयोग करें। इसके लिए 50 से 75,000 अंडा परजीवी ट्राइकोडर्मा प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। एक सप्ताह के अंतराल पर 3 से 4 बार ये उपचार करें। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 38। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जहां खेती बाड़ी से जुड़ी ढेरों जानकारियां आपने ली। अब हम लेंगे एक छोटा सा विराम। आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि इस विराम में आपके लिए है खास संदेश। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी।
और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। विराम के बाद आपका स्वागत है। आज के अंक में हम बातें करेंगे जैविक खेती की। जी हाँ, हम आपको बताएंगे कि किस तरह जैविक खेती से चेला बेरा गांव की तस्वीर बदल रही है। यहाँ के अधिकतर किसान जैविक खेती अपना चुके हैं और जैविक खेती के माध्यम से जो भी फसलें उपज रही हैं उनसे इनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो रहा है और ये आर्थिक रूप से मजबूत भी बन रहे हैं। तो जो भी किसान भाई बहन जैविक खेती करना चाहते हैं उनके लिए ये अंक है खास। बिना देर के आइए आपको दिखाते हैं फीचर के माध्यम से। आज जब रासायनिक खेती के दुष्परिणाम हमारे सामने आने लगे हैं, तब से बहुत से किसानों ने रासायनिक खेती की तरफ से अपना मुंह मोड़ लिया है और जैविक खेती का दामन थाम लिया है। जैविक खेती जिसमें खाद और दवाइयाँ, गाय के गोबर, मूत्र तथा प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होती है, वो वस्तुतः बेहद सस्ती तथा गुणवत्तापूर्ण खेती होती है। इसमें ना ही पर्यावरण प्रदूषित होता है, ना ही मिट्टी की उर्वरा शक्ति घटती है। इससे उत्पाद स्वादिष्ट तथा गुणवत्तापूर्ण होते हैं। इसके उत्पाद की बाजार में मांग तथा कीमत भी अधिक होती है। अपने झारखंड प्रदेश में कई गांवों में ऐसी खेती हो रही है। पश्चिम सिंहभूम के चक्रधरपुर प्रखंड में एक ऐसा ही गांव है चेला बेड़ा। यहाँ के ज़्यादातर किसानों ने रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक खेती को अपना लिया है। इससे यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य तथा आर्थिक लाभ मिल रहा है। इस जैविक खेती से आज पूरे गांव की तस्वीर ही बदल गई है। यहाँ के किसान नारगा मांड्रा जैविक खेती से जुड़े हुए हैं। इसमें इन्हें दुगना मुनाफा हो जाता है। इतना ही नहीं, जैविक खेती से इनके स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। ये अपने उत्पाद को स्थानीय बाजार चक्रधरपुर में बेचते हैं। इससे इन्हें 1 एकड़ भूमि से साल में 1 लाख रुपए तक की आमदनी हो जाती है। इसकी कीमत, जैविक खेती का कीमत डबल होती है, क्योंकि उसमें रासायनिक का प्रयोग नहीं किया जाता है। रासायनिक का प्रयोग करने से कई प्रकार की बीमारी होती है और जैविक खेती से अगर करते हैं शरीर की फ़ायदा होती है। बाज़ार हम लोग का CKP है 1 से 2 किलोमीटर। जी हाँ, बताना पड़ता है या तो बोर्ड लगाना पड़ता है, बैनर। जैविक खेती का उत्पादन लगभग 1 लाख रुपया। ये अपने खेतों में सालों भर खेती करते हैं। अभी इनके खेतों में करेला, बटबट्टी तथा नेनुआ के फसलें लहलहा रहे हैं। जून के बाद इनका अपने खेतों में धान लगाने का इरादा है। ये अपने खेतों में अगात खेती भी करते हैं, जिसका प्रशिक्षण इन्होंने एकल ग्रामोत्थान संसाधन केंद्र करंजो से लिया है। जी, अभी तो बागान में मेरा करेला और बरबट्टी और नेनुआ का खेती किया हूँ। उसके बाद अभी जून महीने के बाद धान फसल की रुपाई किया जाएगा। ये भी प्रशिक्षण के जरिए हमको प्राप्त हुई अगात खेती करने से क्या लाभ मिलती है और सामूहिक सबको ही खेती करते समय अगर खेती करें तो क्या उसमें फ़ायदा और क्या नुकसान है, ये भी जानकारी हुई। जानकारी अगर मान लो सभी कोई रोपाई करते हैं तो उसमें सब्जी का भाव घट जाती है और आगात अगर खेती करते हैं उसी का ही 40 से ऊपर 50-60 रुपया का दर से मिलती है। GRC एकल करंजो संस्था से हमको ज्ञान प्राप्त हुई। वहाँ से मैं ज्ञान प्राप्त होने के बाद मैं आगात खेती कर रहा हूँ और इनकम भी अच्छी आ रही है। इन्होंने अपनी खेती में आधुनिक तकनीकों का समावेश भी किया है। ये टपक विधि से अपने खेतों पानी, खाद और दवा पहुंचा रहे हैं। इससे इन्हें समय, पैसे, पानी, खाद तथा बीज सबकी बचत हो रही है। मुझे ड्रिप सिंचाई के लिए जैसलपीएस से जानकारी मिली और कम पानी, कम खाद, कम दवा के विषय में हमको जानकारी मिली। उसके बाद मैं चालू किए प्रशिक्षण जैसलपीएस और आत्मा और करंजो से भी
ज्ञान प्राप्त हुई। ड्रिप सिंचाई विधि से खेती करने से हमारे समय की बचत होती है, पानी की बचत होती है, खाद की बचत होती है और बीज का बचत होती है और पैसे की भी बचत होती है। इसी कारण मैं ड्रिप विधि से खेती कर रहा हूँ। नारगा मांड्रा मात्र 6ठी क्लास तक पढ़े हैं, फिर भी वो खेती के माध्यम से इतनी अच्छी आमदनी कर लेते हैं कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं तथा खुद एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो अपनी इस खेती का और विस्तार करना चाहते हैं। मैं 6 क्लास तक ही पढ़ पाया क्योंकि माँ बाप नहीं कारण मैं तो पढ़ नहीं पाने का कारण से अपने बच्चे सबको अच्छी स्कूल में पढ़ाई कर रहा हूँ। खेती से अच्छा आय मिल रही है और बच्चों को भी अच्छे स्कूल में पढ़ाई करवा रहा हूँ। और जो पहले हम लोग परंपरा विधि से खेती कर रहे थे तो उतना इनकम भी नहीं हो पा रही थी और खर्च भी ज़्यादा हो रही थी, इसलिए पैसा नहीं बच पा रही थी, इसलिए अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पाए। और अभी ये विधि से खेती करते हुए बच्चों को भी अच्छा स्कूल में पढ़ा रहा हूँ और साथ में लोगों को भी जागरूक करने का समय भी मिल रहा है हमको। अभी 1 एकड़ में खेती कर रहा हूँ फिलहाल, अभी नदी किनारे। फिर घर के सामने बोरिंग निजी बोरिंग कोड़ाया है, उसमें सरकार की ओर से जो जरेडा कंपनी से जो चल रही है पंप सेट, सोलर पंप सेट, वो भी मैं लगाया हूँ। वहाँ भी खेती करूँगा यही महीना। और साथ में 10 किसानों को भी लाभ दिलाए हैं ये सोलर पंप सेट कर। नारगा मांड्रा आज जैविक खेती से काफ़ी खुश हैं। उनका मानना है कि वह बाहर जाकर मजदूरी करने से कहीं बेहतर है अपने गांव पर रहकर खेती करना। इसमें आमदनी भी है, साथ ही साथ स्वतंत्रता भी। क्योंकि खेती एक जरिया है। खेती एक ऐसा चीज़ है जो राजा की तरह काम किया जाता है। काम करने का इच्छा हुआ तो काम करे, ना तो नहीं भी कर सकते, स्वतंत्र हिसाब। और बाहर जाते हैं काम करने तो उसमें 8 घंटा 12 घंटा 10 घंटा काम करना पड़ेगा, तभी जाके उनको भी पैसा मिलेगा। वो भी शोषण, कई प्रकार का शोषण किया जाता है। और अगर मान लो 1 महीना काम करते हैं, 15 दिन का रोक के पैसा दिया जाता है। इसीलिए मैं बाहर जाने वाले को यही संदेश देता हूँ कि बाहर ना जाए, अपना खेत में काम करे, कम पानी, कम खाद, कम मेहनत, कम पैसा का विधि से अगर ड्रिप सिंचाई से खेती करते हैं तो। इस गांव के वासुदेव तांती भी जैविक खेती से जुड़े हुए हैं और गांव के अन्य किसानों को ऐसी खेती करने के लिए प्रेरित करते हैं। इनका मानना है कि थाली में विष मुक्त भोजन के लिए रासायन मुक्त धरती का होना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा मैं शुद्ध रूप से ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्षेत्र से ही जुड़ा हूँ। शुरू से ही मेरा रुचि था खेती करने का, और वो भी खेती में सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती। इसमें हम किसानों को ये सुझाव देते हैं कि अगर हमारे पास विषमुक्त धरती होगा, रासायनिक मुक्त अगर धरती होगा तो विषमुक्त हमें भोजन मिलेगा। ये सबसे बड़ी एक परिकल्पना है हमारी, और हम सब यही कल्पना करते हैं, किसानों को सुझाव देते हैं कि अगर हमारी 3 माता ठीक रहेगी तो हमें जो पोषक तत्व मिलना चाहिए, जो भोजन मिलना चाहिए, वो सारी चीज़ ठीक मिलेगा। वह धरती माता, गौ माता और गंगा माता, इन दोनों माताओं का अगर हम ठीक ठाक पालन करें, उनकी ठीक ठाक समय पर खाद पानी दें, तो हमें लगने लगता है कि हम जिस उद्देश्य के लिए इस धरती पे आए हैं वो उद्देश्य की पूर्ति हमें होगी। और रही बात कि हम अगर ऑर्गेनिक बात करते हैं तो ऑर्गेनिक खेती करने से हमारे जीवन में एक अच्छा एक समय आ जाता है जो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यही अगर हम ऑर्गेनिक खेती छोड़ करके रासायनिक खेती की अगर हम बात करते हैं
तो हमारा जिस उद्देश्य के लिए हम ये धरती पे आए हुए हैं, हमारा उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी और हमारी जो उम्र होगा, हमारी जो सोच होगा, उस उम्र और सोच के विपरीत हम दिशा में जाएंगे, जिससे हमें प्रेरित करना चाहिए कि हमसे अधिक लोग ऑर्गेनिक खेती करें, जैविक खेती करें, प्राकृतिक खेती करें। यही हमारा एक सुझाव रहता है, जानकारी होती है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको एक प्रशिक्षण देते हैं। ये बताते हैं कि आज लोग अधिक उत्पादन लेने की होड़ में अपने खेतों में रासायनिक खाद और दवाइयों का प्रयोग करते हैं। इससे इन्हें आमदनी तो हो जाती है, लेकिन इन्हें इनके दुष्परिणामों को भी झेलना पड़ता है। वहीं जैविक खेती शुरू में कम उपज देती है, लेकिन धीरे धीरे इसमें उत्पादन बढ़ जाता है और ये लोगों को काफ़ी लाभान्वित करती है। बात ऐसा है कि अभी बहुत लोगों को ये जानकारी नहीं है कि जैविक खेती है क्या चीज़, क्योंकि सभी किसानों के जीवन में ये आ गया है कि हमें रासायनिक खेती करेंगे तभी हमारी इनकम जो होगा दोगुनी होगी। बंधुओं, ये बात तो सही है, किंतु कल के दिनों में अगर लंबे जीवन तक हमको जीना है तो शुद्ध रूप से ऑर्गेनिक खेती और जैविक खेती करना ही पड़ेगा। इसके लिए हम उन्हें बीच बीच में सलाह देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं कि हम कैसे उनको ठीक करते हैं। ये बात सही है कि एक बार में हमारा जैविक खेती देने से उपज सही नहीं होगा। इसके लिए उसकी जो स्थिति है उसको बदलना पड़ेगा। आज मान लीजिए हम जैविक खेती आज 1 क्विंटल एक खेत में दे रहे हैं, 1 एकड़ में दे रहे हैं, तो कल 2 क्विंटल हो, कल को 3 क्विंटल, तीसरे साल के बाद उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है उस खेत में कोई खाद देने का। इसी को अगर आप उल्टा करके देखेंगे कि एक खेत में अगर हम 1 किलो यूरिया DAP डाल रहे हैं तो दूसरे साल में 2 किलो, तीसरे साल में 3 किलो, ऐसे जब जब उम्र बढ़ता जाता है, सत्र बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी उत्पादन की जो क्षमता कम होती है और जो खाद पानी की आवश्यकता होती है वो ज़्यादा बढ़ती जाती है। ये दोनों में इस अंतर को समझना चाहिए हम किसानों को, तब जाकर के हमारी इनकम सही होगा। वासुदेव तांती पशुपालन के पक्षधर हैं। इनका मानना है कि गौ पालन जैविक खेती के लिए बहुत ही आवश्यक है। इससे हमारे खाद, उर्वरक तथा दवाइयों के पैसे बच जाते हैं और हमारी खेती शून्य बजट पर आ जाती है। इससे किसान काफ़ी लाभान्वित हो सकते हैं। पशुपालन हर किसानों के लिए ज़रूरी है। आज हम अगर देखना चाहें तो एक खेत को अगर प्रोवाइड करें और फसल लगाना चाहें तो क्या होगा, हम हर चीज़ में हम गवर्नमेंट को पैसा दे रहे हैं, ट्रैक्टर से लेकर के, खेत जोतने से लेकर के, बीज देने से लेकर के, आपका माने दवा तक, ये सारे पैसा जो है ना किसानों का सिर्फ और सिर्फ व्यवसाय के ऊपर चल जाता है। यही अगर हम रासायनिक खेती ऑर्गेनिक खेती करें, जैविक खेती करें तो 0 बजट पर हमारा होगा। क्यों? इसके पीछे राज यही है कि हमको हर किसानों को हर घर में गाय को पालन करना होगा। गाय से गोबर होगी, गोबर से गोमूत्र होगा, गोबर और गोमूत्र का भी जो हम सबको सामग्री होगा, उससे जो हमारा पदार्थ बनेगा, उससे जो हमारा खाद्य पदार्थ बनेगा, उससे हम खेतों को उर्वरक दे सकते हैं। इसलिए हर किसानों के घर में गोपालन जरूरी है। ये जैविक खेती के प्रति लोगों को प्रेरित करने के लिए तत्परता से कार्य कर रहे हैं। ये किसानों को एकल ग्रामोत्थान संस्थान में प्रत्यक्ष रूप से इसकी खेती कर उन्हें दिखाते हैं और जो किसान यहाँ नहीं पहुँच पाते, ये उनके खेतों में इस खेती का डेमो देते हैं। जैविक खेती अपनाए किसान, ये हम लोग का सभी का एक सोच भी रहता है। तो क्या करते हैं, हम सब किसानों को अपने ग्रामोत्थान संसाधन केंद्र में बुलाते हैं उनको, और उस केंद्र में बुलाने से क्या होता है, वो प्रत्यक्ष देखता है। एग्रीकल्चर एक ऐसा विषय है कि वो थ्योरी से उसको बहुत कुछ नहीं समझ में आता है, इसलिए उसको क्या करना चाहिए, उसको डेमो दिखाना चाहिए कि भाई देखो किसान, इसको ऐसे करने से, ये पद्धति से आप खेती करेंगे तो जैविक खेती का उत्पादन ज़्यादा होगा। उसको बीच बीच में हम सब ट्रेनिंग देते हैं और ज़रूरत अगर पड़ता है तो हम गांव में जा कर के उसको डेमो करके उनको दिखाते हैं कि देखो इस एक्टिविटी से अगर हम खेती करें तो हमारा लागत बढ़ेगा। चेलाबेड़ा ग्राम के किसानों ने आज जैविक खेती की ओर रुख कर लिया है, तो उसमें एकल ग्रामोत्थान संस्थान केंद्र करंजो का बहुत बड़ा हाथ है। ये यहाँ के वैज्ञानिक ही हैं जो इन्हें जैविक खेती का प्रशिक्षण देते हैं तथा उन्हें बताते हैं कि कम लागत में अधिक मुनाफा कैसे कमाया जाए। इतना ही नहीं, कौन सी फसल कब लगानी है, इसकी जानकारी भी ये यहाँ के किसानों को देते हैं ताकि वे इन फसलों से ज़्यादा लाभ कमा सकें। ये इनके उत्पाद को बेचने में भी इनकी मदद करते हैं। हमारे संस्थान में किसान भाइयों के लिए हर वर्ष समय समय पर किसानों को प्रशिक्षण दिया जाता है कि कम लागत में
अधिक मुनाफा कैसे वो कमा पाएँ। इसके लिए हर संभव प्रयास करते हैं कि किसान के घर तक जा कर के उनको अपना प्रकल्प पर बुलाएं और अपने प्रकल्प में ऑर्गेनिक खेती करने का सारा सेटअप है, सब उनको बताते हैं और किस फसल को कब हम लोग लगाएं ताकि अधिक मुनाफा हो पाए। और इसके लिए हम लोग किसान का खेत तक जा कर के उनको बताते भी हैं कि कौन सा फसल को कब लगाना है और उसमें क्या खाद डालनी है, कीट नियंत्रक कब डालना है, जीवामृत कब डालना है। ये सारा विधि उनको बताते हैं कि कम लागत में उनका अधिक से अधिक मुनाफा हो पाए और हर संभव प्रयास करते हैं कि उनका फसल जो है मार्केट में अधिक मुनाफा पे, अधिक दाम पे बिके। इसके लिए उनको सूचना भी बार बार करते रहते हैं ताकि समय पर वो मार्केट अपना फसल को लाएं और अधिक मुनाफा कमा पाएं। यहाँ जैविक खेती से ज़्यादा किसान जुड़ सकें, इसके लिए केंद्र के वैज्ञानिक किसानों के घर तक जाकर उन्हें ऐसी खेती के लिए प्रेरित करते हैं तथा उन्हें प्रशिक्षित करते हैं। सफल किसानों को प्रोत्साहित करने तथा नए किसानों को प्रेरित करने के लिए ये केंद्र वर्ष में एक किसान मेला का भी आयोजन करता है। इसका प्रत्यक्ष तकनीक है कि हम लोग घर घर जाकर के किसानों को समझाते भी हैं कि मतलब हमारे यहाँ प्रशिक्षण लेने के लिए आइए। अगर यदि आपको जानकारी का अभाव है तो हमारे सेंटर में आपको प्रशिक्षण मतलब कि देंगे और वहाँ पे बुलाते भी हैं उनको। और वर्ष में 2-3 बार हम लोग किसान प्रशिक्षण रखते हैं और उसके अनुरूप उनको प्रशिक्षण देते हैं। आज इनके प्रयासों से इस क्षेत्र में लगभग 500 किसान जैविक खेती से जुड़े हुए हैं और इस केंद्र से बीज तथा पौधे का लाभ उठा रहे हैं। हमारे इस क्षेत्र में लगभग 400-500 किसान जो हम लोग से डायरेक्ट जुड़े हैं, किसान क्लब के द्वारा भी जुड़े हैं और डायरेक्ट अपना सेंटर से भी जुड़े हैं। हर वर्ष उनको हम लोग कुछ ना कुछ फसल के लिए बीज भी उनको प्रोवाइड करते हैं और समय समय पर पौधा भी उनको देते हैं। जैविक खेती ऐसी खेती होती है जिससे न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य तथा पर्यावरण की रक्षा होती है बल्कि इससे हमारी भूमि की उपज क्षमता भी बढ़ती है। इस खेती से मिलने वाले उत्पाद की कीमत भी बाजार में अधिक होती है, जिससे किसानों की आय रासायनिक खेती की तुलना में काफ़ी बढ़ जाती है। चेला बेड़ा ग्राम के किसान इस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। ये खेती इस गांव को रासायनिक खेती से दूर ले जा रही है, जिससे लोगों की आमदनी बढ़ रही है और गांव की तस्वीर बदल रही है। देखा ना आप सभी ने जैविक खेती क्या होती है, इसे करने के लिए किन किन उपायों को अपनाना है और आप इससे कैसे लाभान्वित होंगे, ये सब हमने बता दिया। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाज़त। जाने से पहले हमारा पता लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रांतू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। अब आप मुझे और हमारी पूरी टीम को विदा दीजिए। जोहार।